साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी के इस दौर में वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत करना बड़ा चैलेंज तो बन चुका है। बच्चे छोटे हों या नौउम्र हो, आजकल सभी मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप का इस्तेमाल जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे इन इजादात को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए अक्सर व बेशतर बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। इसी खदशे का इजहार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में कौमी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान भी किया। उनका कहना था कि हम बच्चों से मोबाइल मतलब नहीं छीन सकते या उन्हें उससे दूर नहीं कर सकते, कम से कम तरबियत तो कर सकते हैं। हाँ जी, और हमने अपने नौजवानों को बचाना है, ये कहा गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में वालिदैन बच्चों को जदीद इजादात से दूर नहीं रख सकते हैं। तो फिर जब हम परेशान हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें परेशानी बहुत है, उतना टाइम भी हमारे पास नहीं है, उतना चेक भी हम नहीं रख सकते, और क्या इतना ज़्यादा चेक रखना बच्चों के ऊपर ये भी दुरुस्त है कि नहीं, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकराम। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर हम बहुत परेशान रहते हैं, बच्चों को सहूलत भी हमने देनी है और नए दौर के तकाजे भी पूरे होने चाहिए, लेकिन तमाम ईजादात के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क्स हमारे दिमागों में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी इसी खदशे का इजहार कर रहे हैं, तो सर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। जी बिल्कुल, इसका जवाब तो बड़ा सिंपल सा है कि कमरा गंदा है तो क्या करना चाहिए। कमरा गंदा है तो उसको साफ करना चाहिए। अगर हमारे मुंह के ऊपर कुछ चीज लगी हुई है, मट्टी लगी हुई है, तो उसको धोना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। जब आप एक बच्चे को के हाथ में छुरी पकड़ी हुई देखते हैं तो उसको सेब काटना आता है, अगर सब्जी काटनी आती है, फिर तो उसके हाथ में छुरी दीजिए, वो आराम से सब्जी काटेगा, सेब काटेगा, जो उसका इस्तेमाल है वो करेगा। अगर एक बच्चे को मोटरसाइकिल लेके दिया है तो इंश्योर करना है कि उसको मोटरसाइकिल चलाना आता है, वो उसको सेफ्टी प्रिकॉशंस पता है, वो हेलमेट पहनता है, वगैरह वगैरह, रोड सेंस उसको है। इसी तरीके से ही एक गैजेटरी है जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकती है। आप देखिए ना, हम सब एडल्ट हैं, आप इसके ऊपर एक लफ्ज लिखें तो इमीडिएटली जो कुछ इसके ऊपर आ जाएगा मोबाइल के ऊपर, वो अनफिल्टर्ड है जी। वो उस बच्चे के, अब उसको तो छोड़िए, आप कुछ भी ना लिखिए, आप रैंडम वीडियोस देख लें तो वो इस कदर बाजू का भी सामने आ जाती है कि मेरी उम्र के बंदे को भी शर्म आनी शुरू हो जाती है, हया आनी शुरू हो जाती है। तो अब ये जो इस तरह की गैजेटरी हमने बच्चों के हाथ में पकड़ा दी है, तो ये तो छुरी से भी ज्यादा खतरनाक है, ये तो वो जो मोटरसाइकिल लेके दी है उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो इसके लिए एक जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि बच्चे को किस उम्र में मोबाइल लेके दिया जाए। देखिए, जवाब यह है कि इसकी कोई उम्र की कैद नहीं है। अगर 4 साल के बच्चे की जरूरत है तो उसको लेके दिया जाए, और अगर 50 साल के बंदे की जरूरत नहीं है तो उसको ना लेके दिया जाए। तो इसलिए तो इसके अंदर बहुत से फायदे हैं ना। इसके जरिए कम्युनिकेशन हो सकती है, इसके जरिए इल्म हासिल किया जा सकता है, बहुत सारी क्लासेस इसके होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, लेसन होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है। तो इसलिए जिस तरीके जो उसूल छुरी के लिए और मोटरसाइकिल के लिए है, वही उसूल हर गैजेटरी के लिए है। तो डॉक्टर साहब, इस तरह से आपने कह दिया कि खुद ही के ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती हैं, बच्चों को अब इन गैजेट से दूर भी नहीं रखा जा सकता। फिर वालिदैन ऐसा क्या करें, तरबियत में ऐसी कौन सी चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखें कि बच्चे उन चीज़ों से खुद ब खुद दूर रहें? देखिए ना, बच्चों के अंदर अच्छे बुरे की पहचान क्रिएट करना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है ना। जब बच्चा सड़क पे जा रहा है तो हमने उसको सिखाया हुआ है ना कि सड़क के ऊपर खड़े होकर पेशाब नहीं करना। हमने उसको सिखाया हुआ है ना कि बाजार में जाते हुए चीजें नहीं खानी। हम और वो कर सकता है एक काम, नहीं करता, इसलिए कि बच्चे के अंदर तरबियत में अच्छे बुरे की पहचान, सही गलत की पहचान हमने डाली है। तो इसके लिए पेरेंट्स को सबसे पहले रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप बच्चों की फिक्र कर रही हैं, बड़ों का क्या करेंगे? बड़े भी उसके अंदर इससे ज्यादा मुब्तला है। देखे ना कितना पाकिस्तान के अंदर अब ये porno का जो इंसिडेंट्स है, जब वो आती हैं रिपोर्टें कि पाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्क है जो कि वो वाली साइट हिट होती हैं, जो एडल्ट, वो तो एडल्ट हिट करते हैं ना। तो असल मसला ये है कि इस बात को एक जिम्मेदारी के तौर पर महसूस किया जाए, इस बात का ख्याल किया जाए कि ये बहुत खतरनाक बात है। अब जब आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा रात के 1:30-2 बजे तक वो अपने बेड पे बैठा मोबाइल को यूज कर रहा है, तो अब आपको फिक्र होनी चाहिए ना। अगर आपका बेटा आग के साथ सारी रात खेल रहा है, कोयले लेके, कोयला दाएं हाथ में रखता है फिर बाएं हाथ में रखता है, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप उसकी तरबियत के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ना। तो इसलिए शुरू से ही घर के अंदर एक डिसिप्लिन माहौल हो। जब बच्चा शुरू से देखता है कि माँ ने अपने किचन के अंदर भी मोबाइल साथ रखा हुआ होता है और फलां जगह भी मोबाइल रखा होता है और हर वक्त वो फेसबुक के ऊपर देखती रहती हैं, तो बच्चे को रोकना कैसे मुमकिन होगा? मुझे बताइए, बगैर रोल मॉडलिंग के बच्चों को कैसे रोका जाए? तो ये सिर्फ बातें ही होंगी, हम वो करते रहेंगे,
मगर अपनी जिंदगी के अंदर जब तक इसको खुद डिसिप्लिन नहीं करेंगे और रोल मॉडल नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, मैं आपको एक बात बहुत जरूरी बताना चाहता हूं, अगर आप फरिश्तों की भी हुकूमत ले आए, फरिश्तों की भी हुकूमत, तो वो ज्यादा से ज्यादा लॉ के जरिए 20-25% माशरे में तब्दीली लाने को फैसिलिटेट कर सकती हैं। माशरे की तब्दीली हमेशा जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी, मीडिया और जो ग्रुप्स हैं और जो सिविल सोसाइटी है लेके आया करती है लेजिस्लेशन के जरिए कि जी एक जगह पर अगर किसी ने कूड़ा फेंका तो उसको 2000 रुपए जुर्माना हो जाएगा। इस तरह की लेजिस्लेशन मदद मिलती है माशरे के अंदर तब्दीली की, मगर ये 10-20% ही मदद मिलती है, बाकी हम सबको हाथ पैर मारना चाहिए। अब इमरान खान साहब अथॉरिटी बना देंगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया, पाकिस्तान के बच्चे तरबियत याफ्ता हो जाएंगे, ऐसा कभी भी अगर हमारे घर के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर, हमारे माशरे के अंदर रोल मॉडल्स नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा प्रोफेसर, पहला मरहला है तरबियत का कि हमने बच्चों की तरबियत करनी है, ज़्यादा हिस्सा इसी का है। दूसरी एक चीज़ आ जाती है कि फिर बच्चों पर बाकायदा चेक भी रखना है। अगर हम बचपन में चले जाएं, कोई इतने ज़्यादा चैनल्स भी नहीं तब हुआ करते थे, फिर भी 9 बजे के बुलेटिन के बाद टीवी बंद हो जाता था और रिमोट जो था वो वालिदैन के कमरे में हुआ करता था, और इतनी ज़रूरत भी नहीं होती थी कि चले बटन भी होता है टीवी का तो बटन से ही उसको ऑन कर लें। और साथ मोबाइल्स का भी मामला यही था कि मोबाइल इंटर तक हमारे जो हैं वो जमा हो जाया करते थे कि रात के वक्त। एक ये मामला है। लेकिन अब जो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ आ रही हैं, जो रिसर्च सामने आ रही हैं, बच्चों को नो नहीं कहना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा टोकना नहीं चाहिए। अब इन चीज़ों का भी तो मसला साथ साथ चल रहा है कि बच्चों पर इतना चेक भी नहीं रखना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करें? देखिए, एक होता है एक्सटर्नल चेक। एक्सटर्नल चेक सिर्फ टू स्टार्ट विद होता है, असल है इंटरनल चेक कि बच्चे के अंदर, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया था, उसका मोरालिटी कोशेंट इतना हाई हो, उसको अच्छे बुरे की पहचान हो। उसको, मुझे अच्छी तरह याद है 1994 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहां हमारे एक अजीज थे, मैं उनके घर वीकेंड के ऊपर छुट्टी पे गया, तो वहां उस वक्त के टीवी में रात को 9:30 बजे एकदम जो भी प्रोग्राम चल रहा हो, अचानक एक भालू आता था, भालू, और भालू आके कहता था, डियर किड्स, इट इज टाइम टू स्लीप, गुड नाइट, नाइट नाइट। अच्छा, वो बच्चे उनके बैठे हुए कहते थे, ओ नो ओ नो ओ नो, यानी इस तरह करते करते उठ के और वो टीवी वाले कमरे से अपने बेडरूम की तरफ जाना शुरू हो जाते थे। यानी उनका दिल नहीं चाहता था जाने का, लेकिन 9:30 बजे उन्होंने एक लगाया हुआ था अलार्म के 9:30 बजे हर टीवी पर, उनके नेशनल टीवी पे उस वक्त आता था 94 में, अब क्या आता होगा, तो के बच्चों ने 9:30 के बाद नहीं, एक नेशनल पॉलिसी है और बच्चे उसको इस तरीके देखे ना। उन्होंने अपने मुआशरे के अंदर एक ऐसा मिजाज बना दिया है कि हर शख्स कानून को मानने को तैयार है। एक कानून है कि 9:30 बजे के बाद बच्चे नहीं देखेंगे तो बच्चे उठ के चले जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो बड़े भी कानून को नहीं मानते, बड़े क्या कानून बनाने वाले ही कानून को नहीं मानते। तो मुझे बताइए, इन सूरत हाल के अंदर हम किस विशफुल थिंकिंग के अंदर हैं कि हम सिर्फ बातें करके माशरे के अंदर तब्दीली ले आएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि नेशनल टीवी के ऊपर बच्चों को एक अलार्म के तौर पर बताया जा रहा था कि टाइम आउट हो चुका और अब सोने का टाइम, और बच्चे उठ गए। मैंने घर में एक प्रैक्टिस की हुई है कि टैब के ऊपर हो गया, लैपटॉप के ऊपर हो गया, मैंने टाइम फिक्स किया हुआ है कि 2 आवर्स से ऊपर आप नहीं यूज़ कर सकते, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है। क्या हमारा ये करना बच्चों के अंदर, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं कि ये क्या अभी टाइम मतलब ऑफ हो गया इसका, अभी तो हमने अभी स्टार्ट किया था गेम्स खेलना या कुछ भी। तो उस सूरत में हम किस तरीके से बच्चों को समझाएं, क्योंकि बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि रोका जा रहा है। देखो बेटा, अगर आपने डिसिप्लिन घर में बनाया हुआ है ना और उस डिसिप्लिन पर सारे अमल करते हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे में चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, बल्कि उसको कानून को मानना आएगा, उसको ये समझ में आएगा। असल में हमारे घर में कोई डिसिप्लिन लाइफ है ही नहीं ना, हमारे घर में कोई हमने डिसिप्लिन नहीं बनाया हुआ। तो चूंकि अगर आपने घर में एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है, वो घर की एसओपी है, वो घर का एक लॉ है, घर का एक प्रिंसिपल है, और उस पर सारे लोग अमल करते हैं, तो बच्चे जब नौज़ायदा बच्चा जब देखेगा कि ये हमारे घर का डिसिप्लिन है तो उसके लिए उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फर्ज करें अगर शुरू के अंदर बच्चे को दिक्कत भी होगी, मगर आप उसके ऊपर फर्म रहें और स्ट्रिक्ट रहें, तो बच्चे को एक बहुत जबरदस्त आप स्किल सिखा रहे हैं, वो है नो को एक्सेप्ट करने की स्किल, और जब वो सीख लेगा तो उसका मोरालिटी कोशेंट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर, बच्चों ने बाहर भी जाना होता है, हम अब ज़्यादा ये सोचते हैं कि बच्चा हमारा बाहर जाके कैसा होगा, दूसरे बच्चों से कम्पीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो हम ये भी सोचते हैं दूसरे बच्चों के पास तो ये सहूलियात मौजूद हैं, हमने अपने बच्चे के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, तो कहीं हमारा बच्चा ज़िंदगी की दौड़ में पीछे ना रह जाए। इस तरह के ख्यालात भी पेरेंट्स के दिमाग में आते रहते हैं, तो इनको पेरेंट्स ने कैसे एड्रेस करना है? देखिए, अगर हम वाकई ये समझ रहे हैं
कि गैजेटरी लेने से बच्चा आगे बढ़ रहा है, फिर तो फिर अल्लाह ही हाफिज है हमारा। देखिए ना, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हमने किसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन रखनी है, और एक तरफ हमारे ज़हन में खुद ये कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है कि अगर मेरे बच्चे ने 10 घंटे वो गैजेटरी यूज ना की तो बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा। तो ये तो हमारे अंदर एक खुद तजाद है ना, हमारे अंदर एक खुद कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। तो हमें खुद अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को पहले रिजॉल्व करके खुद बड़े क्लियर हेडेड होना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, फिर जो करने जा रहे हैं उसकी स्ट्रेटेजी बना के उसको इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा प्रोफेसर, जिस तरह से इशाल ये कह रही थी चिड़चिड़ापन और ये वाली सारी चीज़ें हैं, और फिर हम ये भी देखते हैं कि जिस वक्त पेरेंट्स बच्चों को समझा रहे होते हैं तो अब थोड़ा सा रवैया बदल गया है। नरमी की हम लोग भी बात करते हैं, बच्चों से बहुत ज़्यादा नरमी करनी चाहिए, उस नरमी के अंदर सख्ती का पहलू कहीं पर भी अब नहीं है, और बच्चों का भी कॉन्सेंट होना चाहिए, लेकिन हमने हर चीज़ में रख दिया। क्या बच्चों का कॉन्सेंट हर चीज़ में होना दुरुस्त है, या फिर बच्चों को अपनी बात मनवाने के लिए भी इस तरह से शो किया जाए कि उनको लगे कि ये उनका ही कॉन्सेंट था? देखिए, हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब, जो पाकिस्तान में और दुनिया में पेरेंटिंग में एक अथॉरिटी हैं। वो ये फरमाते हैं कि हमें लाड और प्यार में डिफरेंस समझना चाहिए। एक है प्यार, प्यार तो बच्चे से अनकंडीशनल करना चाहिए, लेकिन लाड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लाड के लिए वो एक टर्म यूज करते हैं, माँ सदके। माँ सदके यानी माँ सदके मेरे बेटा ऐसा महसूस करे। देखिए, अगर आपने अपने बच्चे की तरबियत करनी है तो जिस तरह आर्मी की एकेडमी के अंदर बाकी तो पूरा का पूरा ख्याल रखा जाएगा उसका, लेकिन उठना सुबह 6:30 बजे। देखिए, सख्ती और डिसिप्लिन में बड़ा फर्क है, और सजा और कॉन्सिक्वेंसेस में बड़ा फर्क है। देखिए, हम सजा ना दें बच्चे को, लेकिन उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस से आगाह करें। बच्चा कहता है मैंने इस वक्त खाना नहीं खाना, आपने घर का उसूल है कि रात का खाना 8 बजे खा लिया जाएगा। अगर बच्चा रात का खाना 8 बजे आपके साथ नहीं खा रहा, फिर उसको सारी रात खाना मत दीजिए। ये सजा, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और ये कॉन्सिक्वेंसेस उसको पहले आगाह किए हुए हैं। अब ये पता, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप सारी रात आपका बच्चा रोता भी रहेगा और सारी रात खाना नहीं खाएगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं कि उसको कुछ नहीं होगा, वो सुबह तक ठीक रहेगा। आप एक दफा अपने दिल पर पत्थर रखकर उसको सारी रात रोने दें। और लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो होता है कि आपने डांट दिया बच्चे को, आपने खाना उसका मना कर दिया, आपने डिसिप्लिन की तरफ लाने के लिए उस पर सख्ती भी कर ली, साथ ही दादी नानी या फूफो चाचू कोई भी उठेगा और बच्चे को कंसोल करने के लिए बैठ जाएंगे, तो वहाँ पर माँ या बाप की सख्ती कहाँ पर गई? जी, फिर ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका बच्चा हमेशा बहानेबाज बन जाएगा। उसके घर के अंदर एक कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा जो बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, गुड कॉप बैड कॉप। तो अब्बू अम्मी, अब अम्मी जो है वो बुरी कॉप बन जाएंगी, और दादा अब्बू जो है वो गुड कॉप बन जाएंगे, और बच्चा जो है वो एक्सप्लॉइटर बन जाएगा। लिहाजा जिस तरीके से आपने देखें, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जब सुबह आप काम करते होंगे तो दुआ मांग के सारे बैठ के एक ऑपरेशनल मीटिंग करते होंगे। मैंने कई बड़े होटलों में देखा है कि सुबह उठ के वो सारे एक ऑपरेशनल मीटिंग करते हैं। बच्चों की तरबियत के लिए घर में सुबह एक ऑपरेशनल मीटिंग होनी चाहिए कि आज सारा दिन के लिए बच्चे की तरबियत के लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, और घर के तमाम लोग एक पेज पर होने बहुत जरूरी है इस सिलसिले में। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बातें बड़ी अहम और सेर हासिल गुफ्तगू थी, और हमें ये सीखना है, और ख़ास तौर पे जो इशाल ने आखिर में बात की है, अब तो ये वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। वही नानियाँ दादियाँ जब वो हमारी माएँ थीं तो वो इतनी सख्ती किया करती थी, और आगे बच्चों को पे जो है ज़रा सी सख्ती नहीं करने देती। और सख्ती और डिसिप्लिन में जो फ़र्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे। आर्मी रूल्स होने चाहिए घर में। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आप सख्ती कर रहे हैं या डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे जी कि ये बड़ी सख्ती है कि अगर आपने इशारा काटना है तो उस पर आपका चलान होना है, तो ये तो बड़ी सख्ती है, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो डिसिप्लिन का हिस्सा है। तो हमें भी ये बुनियादी फ़र्क करना है कि डिसिप्लिन जो है वो डिसिप्लिन है और उसको फॉलो करना ही है, और बच्चों की तरबियत जिस तरह से की जाती है बच्चे फिर वैसे ही। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छे जो है वो बताया फार्मूला से किस तरीके से हम बच्चे की तरबियत कर सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अपने खिलाड़ियों की बात करते हैं। कौमी टीम क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की बात करें तो शायकीन ने उन्हें सेंचुरियां बनाते हुए तो देखा है, हम सब ने देखा है, अक्सर ही देखा है, बिल्कुल। लेकिन अब बाबर जो हैं वो बैट्समैन के साथ साथ एक फोटोग्राफर भी बने हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह खैर ही करे। T20 वर्ल्ड कप से पहले जो है फोटोग्राफर बन गए हैं, और मंगल के रोज़ जो है ये कुछ ऐसी हमारे पास तस्वीर सामने आई थी। ये आप देख सकते हैं कि बाबर आजम अब पता नहीं किस चीज़ का निशाना लेके बैठे हुए हैं या फिर तस्वीर खींच रहे हैं। और ये क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है, ये ICC एकेडमी ग्राउंड में जो है अपनी ट्रेनिंग सेशन में मसरूफ़ था कि कप्तान बाबर आजम कैमरा उठाए, फ़ोटोग्राफ़र बने, अपने साथियों की तस्वीर लेते रहे हैं, और वो भी तस्वीर भी अच्छी नहीं है उन्होंने।
अच्छा, मतलब वो अच्छे फोटोग्राफर भी बन सकते हैं फ्यूचर में। अल्लाह ना करे कि उनको फोटोग्राफर बनना पड़े, वो अच्छे कप्तान बने, अच्छे पाकिस्तान के स्टार बन के जब रिटायर हों तो उसके बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करते ये हैं, लेकिन ये मेरे फोटोग्राफर ख्याल में हम ढूंढ लेंगे बाबर, हम आपके लिए कोई और ढूंढ लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये उनका शौक भी हो सकता है कि उन्हें वक्त मिला और उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए फोटोग्राफी के लिए मैदान में उतर आए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, वैसे ऐसा भी हो सकता है कि किसी का अच्छा कैमरा देख लिया, हमारा दिल करता है ना किसी का अच्छा कैमरा हो, यार ये कैसे यूज करना, लेकिन उनका स्टाइल देखें तो लग रहा है कि वो तो बड़े बेहतरीन है, बिल्कुल प्रोफेशनल फोटोग्राफर लग रहे हैं, जैसे वो जमीन पे लेट के बाकायदा फोटोग्राफी कर रहे हैं और पता नहीं किस चीज़ को फोकस किया हुआ उन्होंने और क्या वो शॉट लेने की अच्छा रिलैक्स करने का भी ये एक तरीका है कि अच्छा प्रेशर भी है, बाकी चीज़ें भी हैं और वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, टीम भी प्रैक्टिस कर रही है, तो ये वो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पर चल रही है। और मुझे पाकिस्तान क्रिकेट की ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि आप अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अपनी वेबसाइट के ऊपर इन चीज़ों को सामने लेकर आ रहे हैं और अपने प्लेयर्स को ये बात बता रहे हैं कि आप हमारे लिए एक ब्रांड की हैसियत रखते हैं, हम आपकी ब्रांडिंग मजीद कर रहे हैं। ये पहले नहीं होता था वैसे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर के खिलाड़ियों को इस तरीके से आवाम को दिखाया जा रहा हो कि हमारे हीरोज ये एक्टिविटी कर रहे हैं। खिलाड़ी जो हैं या हमारे हीरोज जो हैं वो भी नॉर्मल इंसान हैं, उनको भी अपने आप को वक्त देने का हक उसी तरह से हासिल है या फिर वो भी अपनी ज़िंदगी उसी तरह से जी सकते हैं नॉर्मल इंसानों की तरह। हाँ जी, चलें जी, अब बाबर आजम को जी हम गुड लक ही बोलेंगे कि टीम की कमान उनके हाथ में और पाकिस्तान बेहतरीन ही खेलेगा। हम कुछ बात कर लेते हैं FATF के हवाले से भी कि 3 रोज़ा इजलास पेरिस में शुरू हो चुका है FATF का, जो 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा और जिसमें पाकिस्तान की जानिब से टेरर फाइनेंसिंग समेत कारकर्दगी का जायजा पेश किया जाएगा। जी हाँ, और ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तान स्टेटस में तब्दीली का फैसला अप्रैल 2022 तक किए जाने का इम्कान है, लेकिन इससे कबल FATF पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और कानून साजी पर अमल दरामद का जायजा भी लेगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या फिर नहीं। और फैसले तो अब देख ही रहे हैं कि हर चीज़ जो है उसकी प्राइजेज़ ऊपर जा रही हैं, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। FATF के फैसलों को हम वैसे तो मान ही रहे हैं। वैसे एक मामला ये है कि FATF के हवाले से इशाल मामला ऐसा है कि इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अफ़गानिस्तान सिचुएशन के हवाले से भी FATF के कुछ फैसले जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और पाकिस्तान कब का निकल चुका होता अगर इंटरनेशनल लॉबीज़ जो हैं वो इतनी स्ट्रांग ना होती हैं। और ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने FATF के 27 निकाती एक्शन प्लान पर अब तक 26 निकात पर अमल किया, जबकि APG की 40 में से 35 सिफारिशात पर भी अमल किया। दूसरी यानी मौशी मैदान से अच्छी खबर आई है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि सितंबर में पाकिस्तान में होने वाली बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी का हजम जो है वो $236 मिलियन रहा है। बिल्कुल ऐसे, और 11 माह के दौरान ये किसी एक माह में पाकिस्तान में होने वाली सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी है। इससे जाहिर तो ये होता है कि जो नफ़ा बख्श मार्केट के तौर पर बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद जो है वो बहाल हो रहा है। हैरानकुन तौर पर हम देखें तो सितंबर में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी अमरीकी कंपनियों ने की है। हाँ जी, और जिनकी जानिब से की गई सरमायाकारी का हजम 68.7 मिलियन डॉलर रहा है। सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर शारिक वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शारिक वोहरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ज़बरदस्त इजाफे की वजूहात आपको क्या समझ आ रही हैं और किन सेक्टर्स में ज़्यादा सरमायाकारी हो रही है? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अब इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, न सिर्फ FATF की कंप्लायंस के सिलसिले में बल्कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इस वक्त जो आपका क्वेश्चन है कि कौन से सेक्टर्स में पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला सबसे पहले तो जो सर्विसेज सेक्टर है पाकिस्तान में, स्टॉक्स में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। जो पाकिस्तानी जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत अंडर वैल्यू। दूसरा, पाकिस्तान की जो ओवरऑल एनर्जी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट लेवल पर भी हैं और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लेवल पर हैं, उन सब में इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना के अलावा भी जो है वो आने वाली है। सही है। आप जी शारिक वोहरा साहब, अगर हम देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा सरमायाकारी जो की है वो अमेरिकी कंपनियों की जानिब से की गई है। CPEC के बाद तो हम लोग ये सोच रहे थे, ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि चीन की तरफ से सरमायाकारी ज़्यादा की जाएगी। एग्जैक्टली, ये भी बड़ा खुश आइंद है और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में वेस्टर्न पावर्स और इवन अमेरिका से भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी। और CPEC से भी कुछ अर्सा, पिछले 1-2 साल CPEC स्लो डेफिनेटली हुआ था, लेकिन अब CPEC ने भी
अपना पेस जो है उसको इम्प्रूव किया है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो डिमांड साइड है, जो लोकल कंजम्पशन है, वो बहुत बड़ी है। और पाकिस्तान में ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें चूँकि इन्वेस्टमेंट हुई है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो एक ये सेक्टर भी है जिसमें नॉट ओनली चाइनीज़ बल्कि बहुत सारे EU के, यूरोपियन यूनियन के जो इंडस्ट्रियल जायंट्स हैं वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। और उनको इसमें दो फायदे हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की एक इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की सूरत में वो भी उनको मिलेगी, और फिर पोटेंशियल टू एक्सपोर्ट भी है। फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पाकिस्तान के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता और बेहतर हो रहा है। और FATF के हवाले से भी पाकिस्तान ने जो कंप्लायंस की है उसमें बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है। मैं अपने मीडिया के और आप सब दोस्तों को कहता हूँ कि देखें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो डिप्लोमेसी होती है अगेंस्ट पाकिस्तान बाय इंडिया, उसको बिल्कुल जो है वो ही एक फोर्स है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अदरवाइज अगर आप देखें तो 5 दुनिया की बड़ी दहशतगर्द तंजीमें जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट करती हैं। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो इश्यूज थे वो तो बहुत हद तक पाकिस्तान के जो है वो इम्प्रूव हो गए, इसलिए कि हमने FATF को भी और IMF को भी और दूसरे जितने वॉच डॉग्स हैं जो हमारी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं, हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है। शारिक बोरा साहब, हम ये जो FATF का मामला है इसको भी डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो इन मामलात को बड़े गौर से देख रहे होते हैं, लेकिन हमारे पे लटकती तलवार तो है ही FATF की। फिर भी आपको लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा समझदार भी होते हैं, उनको भी इन सारी बातों की समझ लग रही होती है कि पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की हैं, फिर भी पाकिस्तान के ऊपर ये तलवार लटकाई जा रही है, वो भी इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, इसीलिए हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट में जो है इजाफा भी हो रहा है। जी, आई टोटली एग्री। लेकिन जो पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल, उसका बहुत बड़ा रोल है FATF में, और जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी जो अपनी विजडम होती है, उन्होंने इस पॉलिटिकल एंगल को इनकॉर्पोरेट किया होता है अपनी इन्वेस्टमेंट। उनको पता होता है कि जी कौन से नेबर्स किस खित्ते में, किस रीजन में पॉलिटिकली अपने ओपोनेंट्स को किस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो किसी एक इंडियन अखबार की खबर पे या एक कॉलम लिखने वाले की खबर पर कभी भी डिपेंड नहीं करते। उनका सर्च सेल होता है, उनके पाकिस्तान में ऑफिसेज होते हैं, वो यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो आई थिंक इंडियन लॉबिस्ट या इंडियन जो प्रोपेगेंडा है इंशाल्लाह ताला अब वो वैसे भी पूरी दुनिया में उसका जो हिट थी वो बहुत कम हो गई है और दे आर लूजिंग देयर स्ट्रेंथ। तो और इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबर आएगी फॉरेन डायरेक्ट। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी खबरें आएंगी। शारिक बोरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात करते हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं जी और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।